मेरे प्यारे हिंदी के प्रतियोगी अभ्यर्थियों, हिंदी वाग्धारा चैनल में आज आपका पुनः स्वागत है। इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ कि आप अपनी हिंदी की तैयारी में पूरी शिद्दत से लगे होंगे और अपनी तैयारी को उत्तरोत्तर आगे बढ़ा रहे होंगे। आइए इस श्रृंखला के प्रश्न की शुरुआत हम लोग करते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए आप इनका अध्ययन शुरू से अंत तक जरूर करें। आज का पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 1। जिसका खंडन ना किया जा सके वह है ए वर्ण, बी अक्षर, सी शब्द, डी पद। जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, उसको आप जानते हैं वह वर्ण होता है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, वर्ण। प्रश्न नंबर 2। स्वर या स्वराघात से युक्त व्यंजन को कहते हैं ए अक्षर, बी वर्ण, सी पद, डी वाक्य। तो स्वर स्वयं में वर्ण भी होता है, अक्षर भी होता है। इसकी विशेषता होती है स्वर वर्णिक एवं आक्षरिक दोनों होते हैं, और जब स्वराघात से युक्त कोई व्यंजन होता है तो वो भी अक्षर हो जाता है, इसलिए दोनों का एक ही उत्तर होगा, अक्षर, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 3। जिसकी सत्ता स्वतंत्र है वह है, अर्थात जो दूसरों पर आश्रित नहीं है, ए स्वर, बी व्यंजन, सी पद, डी शब्द। तो जिसकी सत्ता स्वतंत्र होती है, जिसका उच्चारण स्वयं से होता है, वो स्वर है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, स्वर। प्रश्न नंबर 4। जिसका उच्चारण स्वतंत्र सत्ता रूपी स्वर के बिना नहीं हो सकता, ए स्वर, बी व्यंजन, सी पद, डी सभी। तो हम जानते हैं व्यंजन का शुद्ध उच्चारण स्वयं शुद्ध रूप में नहीं हो सकता, और शुद्ध उच्चारण के लिए उसे स्वर की जरूरत पड़ती है, इसलिए विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, व्यंजन। प्रश्न नंबर 5। स्वर की संख्या है ए 11, बी 13, सी 9, डी 10। तो वास्तव में स्वर की संख्या अगर केवल पूछे तो आप 11 ही लगाएं। 11 केवल हमारे स्वर जो हैं वो मूल रूप से स्वर हमारे जो हैं वो 11 ही माने जाते हैं, इसलिए विकल्प ए ही सही माने। यदि विषम परिस्थिति में आगे वह ज़्यादा जोर दे के कहता है, जैसे प्रश्न नंबर 6 कुल स्वर हैं, तो ऐसी दशा में आप ए 11 + 2 = 13 कहें, तब उस दशा में 13 आप उत्तर करेंगे, फिर 11, 10 और 9 से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ 11 + 2 यानी 11 तो हमारे स्वर है ही हैं जो योगवाह हैं, 2 अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग, उनको भी जोड़ लिया जाता है क्योंकि भाषा में इनकी ज़रूरत पड़ती है, और जो स्वर में काउंट हो किए जाते हैं, इसलिए तब इनकी संख्या हमारी 13 हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी गुरमुखी, डी देवनागरी। तो हिंदी हमारी देवनागरी जो है लिपि में लिखी जाती है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि है, ए देवनागरी, बी रोमन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि हमारी जो है वो देवनागरी है। रोमन अंग्रेजी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसलिए ये भी है। सी दोनों, इसलिए विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, दोनों। प्रश्न नंबर 9। उच्छिप्त द्विगुण ताड़न जात उत्सृप्य नवीन विकसित ध्वनि हैं, ए ड़, बी ढ़, सी दोनों, डी यावा। तो यावा आप जानते हैं अर्धस्वर हैं, और हमारे उच्छिप्त या द्विगुण या ताड़न जात कुछ भी कहे, एड़ा और ढ़ा दोनों होता है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, जिसमें हिंदी और अरबी फारसी भाषाओं का गुण है, वे वर्ण हैं, ए द्विगुण, बी अर्धस्वर, सी अग्रस्वर, बी पश्चस्वर। तो द्विगुण जिसमें हिंदी का भी गुण है, अरबी फारसी का भी है, ओड़ा और ढ़ा होते हैं, जिसको आप उत्क्षिप्त या द्विगुण के रूप में जानते हैं, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, द्विगुण। प्रश्न नंबर 11। योगवाह वर्णों या स्वरों की संख्या है, ए 11, बी 10, सी 9, डी 12। तो योगवाह स्वर जो हैं वो वर्ण हैं या स्वर हैं, वो हमारे 11 ही हैं, जो स्वरों के नज़रिए से।
और 2 तो हमारे अयोगवाह हैं, इसलिए इनको योगवाह के रूप में हम 11 ही जाने, योगवाह। प्रश्न नंबर 12, अयोगवाह स्वर हैं। प्रश्न नंबर 12, अयोगवाह स्वर हैं। ए अंग, बी अह, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो अंग और अह ये दोनों हमारे अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह स्वर होते हैं, इसलिए दोनों सही हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न नंबर 13, अंग किस श्रेणी का वर्ण है? ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी दोनों, डी कोई नहीं। अंग जो है अल्पप्राण श्रेणी का वर्ण है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा अल्पप्राण। प्रश्न नंबर 14, अल्प प्राण वर्णों की संख्या है? ए 30, बी 31, सी 32, डी 33। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या जब पूछे तो हम 31 जाने, जिसमें किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यानी 5 तिहाई 15 वर्ण ए हो गए, और उसके बाद अंतःस्थ 4 यावर आला 15 4 19 हो गए, 11 स्वर हो गए 30 हो गया, और एक अनुस्वार मिला करके अल्पप्राण वर्णों की संख्या हमारे 31 हो जाती है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, अह किस श्रेणी का वर्ण है? ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी दोनों, डी कोई नहीं। अह जो है विसर्ग जो है ये महाप्राण श्रेणी का वर्ण है, इसलिए बी विकल्प सही हो जाएगा। अंग अल्पप्राण श्रेणी का है और अह महाप्राण श्रेणी का है। प्रश्न नंबर 16, अल्प प्राण के वर्ण हैं। सूत्रात्मक रूप दिया गया है 135। 135 का मतलब है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। सभी स्वर 11 स्वर जो होते हैं, प्लस अंतस्थ यावर आला प्लस अंग अनुस्वार। तो ये आपके 31 वर्णों को काउंट करने के लिए सूत्रात्मक रूप दिया गया है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सभी स्वर यानी पहला, तीसरा, पांचवा 15 हो गया, सभी स्वर 15 11 26 हो गया, अंतस्थ यावर आला 30 हो गया, अंग अनुस्वार 31 हो गया। तो इसको आप जानते रहिए, इसलिए विकल्प ए ही सही हो जाएगा। 135 स्वर, 24 स्वर, डी कोई नहीं से कोई मतलब नहीं। प्रश्न नंबर 17, महाप्राण वर्णों की संख्या है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। तो महाप्राण में भी उनकी संख्या वही हो जाएगी, दूसरा और चौथा किसी भी वर्ग का तो 10 हो जाएगा, और उसके बाद जो है शाखा साहा उसमें 14 हो जाएगा, और एक जो है विसर्ग हो जाएगा, तो 15 हो जाएगी हमारी संख्या, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा 15। प्रश्न नंबर 18, महाप्राण वर्ण हैं सूत्रात्मक रूप में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, अर्थात 24 प्लस ऊष्म शाखा साह प्लस विसर्ग अ। तो दूसरा चौथा 10 हो गया, ऊष्म शाखा साह 4 14 हो गया, अह एक विसर्ग 15। तो ऊष्म विसर्ग ये नहीं, 24 ऊष्म ये भी नहीं, डी कोई नहीं से कोई मतलब नहीं। तो महाप्राण वर्ण का हमारा सूत्रात्मक रूप होगा 24 प्लस ऊष्म प्लस आह। प्रश्न नंबर 19, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई? ध्वनि, वर्ण, पद, शब्द। तो लिखित सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण हो गया, इसलिए विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा वर्ण। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई? सार्थक इकाई की बात कर रहा है, तो यहाँ वर्ण, ध्वनि, वाक्य, सभी सबसे छोटी लिखित भाषा की पूछ रहा है, तो एक विकल्प हमारा इसमें छूट गया है, जो होना चाहिए था वर्ण की जगह शब्द होना चाहिए था। सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई कह रहा है, तो शब्द हो जाएगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगर होता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लघुत्तम इकाई, तो सार्थक की बात ना होती, तब वर्ण हो जाता। प्रश्न नंबर 21, संयुक्त या असवर्ण दीर्घ स्वर हैं? आ, ई, उ ये सवर्ण हैं जो अपने से मिलकर के बने हैं, इसलिए मूल दीर्घ कहेंगे इसको। ए, ऐ, ओ, औ जो अलग अलग स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए संयुक्त हैं।
असवर्ण हैं, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। ए ई ओ ऊ से कोई मतलब नहीं। प्रश्न नंबर 22, मूल दीर्घ या सवर्ण दीर्घ स्वर हैं। तो मूल दीर्घ या सवर्ण दीर्घ जो अपने स्वयं से मिलकर के बनते हैं। विकल्प ए आ ई ऊ, बी आ ई ऊ री, ए ओ आई औ। तो अपने से स्वयं से मिलकर के बनने वाले दीर्घ स्वर हमारा विकल्प ए है, आ ई ऊ, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 23, जो स्वर स्वयं अपने समान रूप वाले स्वर से मिलकर दीर्घ होता है वह है। ए मूल दीर्घ स्वर, सवर्ण दीर्घ स्वर, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो जो स्वयं अपने से मिलकर के दीर्घ होता है वो सी है, इसलिए विकल्प मूल दीर्घ स्वर भी है, सवर्ण दीर्घ स्वर भी है, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा दोनों। प्रश्न नंबर 24, जो दीर्घ स्वर अलग अलग स्वरों के मिलने से बनता है वे हैं। ए संयुक्त स्वर, बी असवर्ण दीर्घ स्वर, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो जो अलग अलग स्वरों के मिलने से बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, असवर्ण दीर्घ स्वर कहते हैं, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा दोनों। प्रश्न नंबर 25, अतिथ्यागमन में संधि है। ए गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, बी वृद्धि स्वर संधि, सी अयादि स्वर संधि। अतिथि प्लस आगमन, अतिथ्यागमन, यण स्वर संधि हो जाएगा। इका स्थान यण से आदाची, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा यण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 26, श्रावकः में समास है। ए यण स्वर, बी गुण स्वर, सी अयादि स्वर, डी वृद्धि स्वर। श्रव प्लस अकः श्रावकः, अयादि स्वर संधि हो जाएगी, इसलिए विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा अयादि स्वर संधि। प्रश्न नंबर 27, जो शब्दांश पूर्व में जुड़कर शब्दों में विशिष्टता लाते हैं वे हैं। तो शब्द में जुड़कर के विशिष्टता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, प्रत्यय, रूढ़, योगी। तो जो पहले जुड़ेंगे विशिष्टता लाएंगे उपसर्ग कहलाएंगे, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, जो शब्दांश किसी शब्द में बाद में जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन करते हैं वे हैं। ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो बाद में जुड़ करके उसके रूप में परिवर्तन करते हैं, परस्य प्रत्यय, विकल्प ए सही हो जाएगा प्रत्यय। प्रश्न नंबर 29, किस शब्द में अनुपसर्ग है। ए अनुगमन, बी अन्विति, सी अनुज, डी सभी में। अनुगमन गमन मूल शब्द है, अनुगमन है पीछे चलना। अनुइति, अन्विति इसमें भी है। अनुज, ज, अनु, अनुज इसमें भी है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा सभी में। प्रश्न नंबर 30, किस शब्द में औना प्रत्यय है। ए खिलौना, बी बिछौना, सी घिनौना, डी सभी में। तो औना प्रत्यय जो है खिलौना में है, खेल प्लस औना बनता है खिलौना, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, यौगिक शब्द है। ए प्रत्यक्ष, बी राजपुरुष, सी लिखावट, डी सभी। प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष, यण स्वर संधि, और जिसमें अव्ययी भाव समास भी हो जाता है, और प्रति प्लस अक्ष ये बनता है, इसलिए प्रति उपसर्ग है, इसमें यौगिक है। राजपुरुष राजा का पुरुष समासिक नजरिए से है, इसलिए ये भी है। लिखावट लिखना और आवट प्रत्यय लगा है, इसलिए ये भी है। आप जानते हैं जो यौगिक शब्द होते हैं 4 विधियों से बनते हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, उन्हीं विधियों से बने हैं, इसलिए विकल्प डी हमारा सही है सभी। प्रश्न नंबर 32, कौन सा युगरूढ़ शब्द है। ए बीड़ापाणी, बी वागीश्वरी, सी पंकज, डी सभी। पंक जायते पंकजा, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है वो पंकज अर्थात कमल। वाणी की देवी हैं जो सरस्वती जी, इसलिए ये भी है। बीड़ा है हाथ में जिसके, माँ सरस्वती जी, ये भी है। और बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण प्रायः युगरूढ़ होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है सभी। प्रश्न नंबर 33, गुणवाचक विशेषण के भेद हैं। ए 3, बी 4, सी 6, डी 7। तो गुणवाचक विशेषण के वास्तव में भेद हमारे 7 माने जाते हैं, जिसमें गुणवाचक या भाववाचक, दूसरा काल या समयवाचक, तीसरा आकारवाचक, चौथा रंगबोधक, और पाँचवां दशा या अवस्था बोधक, छठवां स्थान बोधक, सातवां दृष्टव्य बोधक। 7 भेद माने जाते हैं, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा 7। प्रश्न नंबर 34, थोड़ा दूध लाओ में विशेषण है। प्रमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। थोड़ा दूध लाओ
यहाँ माप तौल की बात की जा रही है, मात्रा की बात की जा रही है, परिमाण की बात की जा रही है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है हमारा, वह पत्र भेज दिया गया में विशेषण है। सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। वह पत्र, पत्र संज्ञा है, और वह जो है ये सर्वनाम है, इसकी विशेषता बता रहा है वह पत्र, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसलिए विकल्प ए ही हमारा सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। आप जानते हैं जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है वह सार्वनामिक विशेषण होता है, और वह जो है सर्वनाम है, पत्र जो है संज्ञा है। प्रश्न नंबर 36, वह कम खाता है में क्रिया विशेषण है। ए परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक। वह कम खाता है, खाने की मात्रा परिमाण बताया जा रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। विकल्प ए ही हमारा सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। मेरे प्यारे बच्चों, इस श्रृंखला के प्रश्नों की चर्चा परिचर्चा हम लोगों ने विधिवत किया। उम्मीद करता हूँ इस श्रृंखला के प्रश्न आपको बेहतर लगे हों, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने मित्रों में जरूर करें। यही उम्मीद और अपेक्षा आपसे की जाती है, और अगली श्रृंखला के प्रश्नों के मिलने तक आप सभी को, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद।